हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर सदिश और अदिश, जिसे इंग्लिश में वेक्टर एंड स्केलर कहा जाता है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। क्लास 9th में आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझाया गया था। वहाँ पर हम लोग केवल डेफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि का निरूपण, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद अदिश राशि किसे कहते हैं, और एक सदिश राशि को अगर अदिश राशि के रूप में व्यक्त करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया होगा। क्लास 11th में ये एक चैप्टर है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है जो हम आपको बता नहीं सकते। इसीलिए सभी स्टूडेंट को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर न केवल 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप 12th क्लास में जब स्टडी करोगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना होगा जो कि वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड होगा। तो शुरू करते हैं हम आज का ये क्लास। और आज के क्लास में हम लोग बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग ये जानते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। फिजिक्स में जितनी भी राशि हैं उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सदिश राशि के बारे में, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये वीडियो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम को प्रीफर करते हैं, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, वो भी इस वीडियो से समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश हो, तो वो भी इस वीडियो को देखकर कंसेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि हमने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। आपसे हम ये क्वेश्चन करें कि ये स्टिक जो हमारे हाथ में है, इसका लेंथ कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा सर 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। यानी कि इसकी लंबाई को बताने के लिए आप केवल परिमाण बता रहे हैं, इसमें आप दिशा नहीं बता रहे हैं। ये जो हमारे सामने में जो ये व्हाइट बोर्ड है, अगर हम आपसे पूछे कि इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई कितनी है ये बताइए और इसकी चौड़ाई कितनी है ये बताइए, आपका आंसर होगा कि सर इसकी लंबाई 7 फीट, 8 फीट, चौड़ाई 4 फीट। तो आप जो है इस क्वांटिटी को बताने के लिए लंबाई को, चौड़ाई को, यानी कि लेंथ विड्थ को बताने के लिए आप केवल परिमाण का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका हाइट कितना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फीट में बताओगे। 4.5, 5.1, 6,
6.1 फीट। तो इसके लिए भी केवल परिमाण चाहिए, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ में ये जो मार्कर है, अगर हम इसका वेट पूछें, इसका वजन कितना है, तो हम अनुमान से बता सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का। तो इसे भी बताने के लिए हमने क्या किया, केवल परिमाण का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके घर से या आपके घर के रेस्पेक्ट में, आपके घर के सापेक्ष आपका स्कूल कहाँ स्थित है, ये बताइए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, हमारे घर से 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर वेस्ट डायरेक्शन में। यानी कि आपको अपने स्कूल की स्थिति को बताने के लिए, उसके पोजीशन को बताने के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू योर हाउस, आपके घर के सापेक्ष स्कूल की स्थिति को बताने के लिए आपको परिमाण भी चाहिए और साथ साथ आपको दिशा भी चाहिए। यानी कि हमने कहा पोजीशन। अब इस पोजीशन को बताने के लिए हमें दोनों चीज़ चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। इससे पहले हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा, लेकिन उसमें आप केवल परिमाण बता रहे थे, दिशा नहीं बता रहे थे। अभी हमने आपसे ये कहा कि आप बताओ कि आपका स्कूल कहाँ स्थित है, तो आपने परिमाण भी बताया और साथ साथ आपने दिशा भी बताया। आपका आंसर चेंज कर गया, यहाँ पर परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। जैसे अगर हम इस मार्कर को पश्चिम दिशा में फेंकना चाहते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम इसको फेंकना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यह हमसे 10 मीटर दूर जाकर गिरे, तो हमें इस पर बल इतना लगाना चाहिए कि यह 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरे। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने इसको 1 न्यूटन फोर्स से फेंका, यह 1 मीटर की दूरी पर जाकर गिर गया। हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं, एग्जैक्ट हम नहीं समझा रहे हैं। हमने इस मार्कर को 5 न्यूटन के फोर्स से फेंका, ये 5 मीटर की दूरी पर जाकर गिर गया। हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर इसको फेंका, तो यह 10 मीटर चला गया। अब सवाल ये है कि हम इसको भेजना कहाँ चाहते हैं, तो हम इसको फेंकना चाहते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में। तो हमें इस पर बल भी किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, पश्चिम की दिशा में। अगर हम इस पर बल लगाएंगे पूर्व की दिशा में, उत्तर की दिशा में, दक्षिण की दिशा में, और फिर कहेंगे कि ये चला जाएगा पश्चिम की दिशा में, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि बल के पास परिमाण भी है और बल के पास दिशा भी है। ठीक है, तो अभी हमने आपसे दूरी के बारे में पूछा, लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, आपसे द्रव्यमान के बारे में पूछा, तो उसमें आप केवल परिमाण बता रहे थे। लेकिन जब हमने आपको ये कहा कि आप पोजीशन के बारे में बताओ, स्थिति के बारे में बताओ, बल के बारे में बताओ, तो आपने परिमाण तो बताया ही, साथ साथ आपने दिशा भी बताया, क्योंकि केवल परिमाण बता देने से वह राशि का पूर्ण ज्ञान हमें नहीं होता है। तो अब एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया होगा कि जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को हम लोग सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, कोई भी भौतिक राशि होनी चाहिए, भौतिक राशि होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए।
ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों होनी चाहिए, अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों होनी चाहिए इसके पास, ठीक है। एज वेल एज साथ साथ एक और चीज़ हमको जानना है कि वह भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और जो त्रिभुज के योग के नियम का पालन करता हो, त्रिभुज के योग नियम का पालन करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि, यानी कि फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, प्लस फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, त्रिभुज योग के नियम को पालन करता हो, ठीक है। अब ये देखिए 9th क्लास में केवल एक लाइन में डिफिनेशन बताया जाता है कि जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। लेकिन जब आप 11th क्लास में आकर इसी टॉपिक के बारे में जब आप इसका डिफिनीशन लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है और जो त्रिभुज योग के नियम को पालन करता है वह सदिश राशि कहलाता है। तो ये क्या होता है, त्रिभुज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो अब आपको हम यहाँ पर केवल उसका शॉर्ट नोटेशन हम आपको समझाना चाहते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम ऐड करना चाहते हैं, दो वेक्टर है या दो से ज़्यादा वेक्टर है, उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, या एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड करना है, तो इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा नहीं, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, और हम कहेंगे कि बताइए कि दोनों को मिलाकर कितना फोर्स लगा, तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं ऐड कर सकते हो? क्योंकि दोनों फोर्स एक नहीं है, दोनों दो तरह का फोर्स है। एक फोर्स का परिमाण क्या है 5 न्यूटन, दूसरा का भी परिमाण क्या है 5 न्यूटन, लेकिन एक का डायरेक्शन ईस्ट है और दूसरे का डायरेक्शन वेस्ट है, इसीलिए दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एडिशन तो होगा लेकिन हमें वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। वो वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग हम आगे के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे हाथ में 2 kg है, फिर इस हाथ में भी है 2 kg, हम कहेंगे कि टोटल कितना kg हुआ, तो आप सिंपल कहोगे कि 2 kg 4 kg, आप आसानी से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जिस राशि को हम पहचान लेंगे कि वह सदिश राशि है, तो सदिश राशि का कोई भी कैलकुलेशन का हम काम करेंगे तो उसके लिए वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है, आपने इंट्रोड्यूस किया होगा क्लास 9th में, जैसे विस्थापन, ठीक है, किसी कण के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होती है वही विस्थापन कहलाता है। निश्चित दिशा, डायरेक्शन होनी चाहिए उसके पास, एक सर्टेन डायरेक्शन में, है ना। तो विस्थापन सदिश राशि है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें कि एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, तो आप एग्जाम्पल भी इसका आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं एग्जाम्पल में विस्थापन, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से वेग, है ना, वेलोसिटी, किसी कण के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। तो वेग हमारा कौन सी राशि है? सदिश राशि। उसी तरह से त्वरण, वेग परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। उसी प्रकार से फोर्स, है ना,
टॉर्क। ठीक है, तो ये सब जो होता है टॉर्क, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। ठीक है, और ये होता है फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं बल। हाँ, ये जो दो वर्ड आया है इसके बारे में आप समझ लो, बल और बल आघूर्ण। देखिए, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगाते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण और इस टॉर्क के कारण उस ऑब्जेक्ट में मोशन तो होगा, लेकिन वह मोशन किस प्रकार का होगा उसके बारे में समझिए। जैसे अगर साइकिल खड़ी है, हम उसको अगर ले जाना चाहते हैं तो उस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अपने पैरों से हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जब लगाते हैं तो उसमें लीनियर मोशन होता है। फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो कौन सा मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है। लेकिन अब देखिए, आप साइकिल चला रहे हैं, इमेजिन करो आप साइकिल चलाते हो, साइकिल के हैंडल को पकड़े हुए हो। ठीक है, आपका एक हाथ यहाँ पर है, दूसरा हाथ यहाँ पर है, आप हैंडल को मोड़ना चाहते हो। ठीक है, ये हैंडल को ऐसे करके आप क्या करना चाहते हो, मोड़ना चाहते हो, इसको रोटेट करना चाहते हो। तो एक फोर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, दूसरा फोर्स यहाँ लगाना पड़ता है। तो इस पर फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अंदर की ओर, इस पर फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, बाहर की ओर। तो उसके बाद यह क्या होता है, रोटेट होता है, इसमें घूर्णन होता है। ठीक है, तो टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन होगा, टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन होगा, और फोर्स के कारण क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यह दोनों कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जब इस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना होगा फिर हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बेसिक टर्म आपको समझना था कि फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन हो सकता है, और टॉर्क के कारण, बल आघूर्ण के कारण किसी ऑब्जेक्ट में घूर्णन गति हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है। कंप्लीट। तो ये सदिश राशि के बारे में हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अब दूसरी बात करें हम अदिश राशि की। ठीक है, अदिश राशि के बारे में, सेकंड अदिश राशि। ठीक है ना, अदिश राशि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो अब इसको समझना, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो जिस क्वांटिटी को, जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण चाहिए, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, केवल परिमाण, केवल परिमाण है ना, केवल परिमाण चाहिए। केवल परिमाण मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट नो डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन। ठीक है, तो जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, हमें दिशा नहीं चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि। अब आपके सामने में ढेरों ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है अदिश राशि का, जिसके बारे में आप बता सकते हो कि सदिश राशि कौन होगा, अदिश राशि कौन होगा। तो अदिश राशि के बारे में बताओ, तो हम कहेंगे कि सर लंबाई, लेंथ। ठीक है, लेंथ। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान मास। ठीक है, तापमान, तापमान है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, चाल, स्पीड। ठीक है, इटेशन। ये सब हमारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सदिश राशियों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, उसका डिवीजन निकालना है। तो सिंपल अलजेब्रा का प्रयोग करके आप इसके कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का ऑपरेशन करना होगा तो इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, ऑपरेशन करना है, तो इसके ऑपरेशन के लिए हमें यूज़ पड़ेगा किसका, वेक्टर अलजेब्रा का, वेक्टर अलजेब्रा का। लेकिन अगर हम अदिश राशि की बात करेंगे तो इसके ऑपरेशन के लिए, इसके ऑपरेशन के लिए हमें सिंपल
ठीक है, सिंपल अलजेब्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अर्थमेटिक का प्रयोग करके आप उसके जोड़ घटाव गुना भाग का काम कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग करके ही आपको वेक्टर क्वांटिटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ध्यान दीजिए, हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सदिश राशियों का निरूपण। इसको हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो किसी भी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एरो का प्रयोग करते हैं, तीर का प्रयोग करते हैं। एरो की जो लंबाई है, तो एरो के पास दोनों चीज़ होना चाहिए। एरो के पास लंबाई होगा, एरो के पास डायरेक्शन होगा। जैसे ये देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये किसी राशि ए को बता रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये जो है यह किसी राशि, किसी भौतिक राशि बी को बता रहा है। ठीक है, ठीक है ना। ये जो है ऊपर वाला एरो के बारे में देख लीजिए, तो ये तीर की लंबाई थोड़ा बड़ा है, और ए के कंपैरिजन में ये किसको डिनोट करता है? ए को। ये किसको डिनोट करता है? बी को। हम थोड़ा सा इसको पास लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना, और ये वाला जो सिरा है, ये इसका नोक निकला हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग हेड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हेड। और इसको क्या कहेंगे? टेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसका क्या कहलाएगा? हेड कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? तो टेल कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो ये टेल कहलाएगा, ये हेड कहलाएगा। अब ये दोनों को देखो, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो है यह एक फिजिकल क्वांटिटी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है यह दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी भौतिक राशि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है? हम क्या यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो आप ध्यान से देखो, इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है। ठीक है, तो जिस भौतिक राशि के लिए तीर की लंबाई बड़ा होगा, तीर की लंबाई ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इस भौतिक राशि का परिमाण ज़्यादा है। इसका परिमाण ज़्यादा है किसकी तुलना में? बी की तुलना में। अब ये एरो क्या बताता है? ये जो चिन्ह है, ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में है और ये ठीक इसके उल्टा डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए का डायरेक्शन बी से अपोजिट है, बी के विपरीत है, या बी के अपोजिट है, या फिर बी का डायरेक्शन ए के अपोजिट है। कैसे? तो आपको मालूम है कि एक प्लेन में हम दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर खींच देंगे, तो ये अगर ईस्ट बताता है तो ये क्या बताता है? वेस्ट। ऊपर वाला क्या होगा? नॉर्थ। तो नीचे वाला क्या होगा? साउथ। अब बताओ, ए का डायरेक्शन ईस्ट है, बी का डायरेक्शन वेस्ट है, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हुआ या एंटी पैरेलल हुआ? एंटी पैरेलल हुआ। ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और दोनों का लंबाई अलग अलग है। तो आपको यहाँ से ये समझना चाहिए कि किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एरो का प्रयोग किया जाता है।
किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का प्रयोग करते हैं। एरो की जो लंबाई है, एरो की जो लंबाई होती है वह उस सदिश राशि के परिमाण को बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो का जो डायरेक्शन होता है वह उस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताएगा। जैसे ए का डायरेक्शन बताओ तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए का डायरेक्शन ईस्ट है। बी का डायरेक्शन बताओ तो हम कहेंगे कि बी का डायरेक्शन किधर है, ये देखो ये डायरेक्शन ये वेस्ट की ओर बता रहा है। अब हम अगली क्वांटिटी ले लेते हैं। मान लो कि हमने इसको ऐसे खींच दिया और यह फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सी है। तो अब बताओ यह सी जो है ना, यह सी एक भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को हमने एक एरो के द्वारा दिखाया है, ठीक है। तो अब हमें यह समझना है कि यह सी का डायरेक्शन किधर है। तो देखो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो हम कहेंगे कि सी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब ए बी और सी आपके पास चार क्वांटिटी है, हमने तीन क्वांटिटी है, ए बी और सी, और हमने कहा कि तीनों में सबसे ज़्यादा परिमाण किसका है, सबसे लार्ज मैग्नीट्यूड वाला फिजिकल क्वांटिटी कौन है। तो अब देख कर कह दोगे ना कि सर सी का जो एरो की लंबाई है वह सबसे ज़्यादा है, तो इसका परिमाण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम एक और ले लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डी है ना, ये डी को बताता है ना। अब आपसे मैं ये पूछूं कि ये डी का डायरेक्शन बताओ तो आप क्या कहोगे, सर साउथ में है, ठीक है। और उसकी बात ये चारों में सबसे कम परिमाण किसका है, तो आप ऑब्वियस है आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी सदिश राशि को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। सदिश के परिमाण, ठीक है, जो सदिश का जो परिमाण है वो कैसे जानेंगे, तो तीर की लंबाई से। तो तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताता है, और जो तीर की दिशा है वो दिए गए सदिश के दिशा को व्यक्त करता है। हाँ, अब हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। अगर हमने ये कहा कि ए वेक्टर जो है वह सदिश है, तो क्या इसे हम ए ही लिखेंगे या किसी और तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से सुन लो और समझ लो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हम लिखते तो हैं किसी लेटर के द्वारा, लेकिन उस लेटर के ऊपर एक एरो का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ए नहीं पढ़ेंगे, ए वेक्टर, बी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बी वेक्टर, सी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सी वेक्टर, डी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डी वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर हमने पहचान लिया है कि यह सदिश है, जैसे फोर्स कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो क्या हम फोर्स लिखेंगे ऐसे, नहीं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सदिश के रूप में बताना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अगर हमने एफ के ऊपर एरो दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि यह सदिश रूप को बता रहा है, तो इसके पास परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम बल ही लिखते हैं, है ना, और हमने इसके मोड के अंदर लिखा मोड ऑफ एफ वेक्टर, मोड ऑफ है ना एफ वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि क्या यह सदिश को बताता है, नहीं, यह एक अदिश को बताता है, अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि को बताता है। या तो आप इसको ऐसे लिखोगे और नहीं तो केवल एफ लिखकर छोड़ दो, ठीक है। तो अगर हम एफ वेक्टर को केवल एफ लेटर लिखते हैं तो यह सदिश है क्या, नहीं, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अदिश राशि में, या मोड ऑफ ए वेक्टर, एफ वेक्टर, है ना। तो मोड ऑफ एफ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। और इस स्थिति में इसके पास केवल और केवल क्या रहेगा, परिमाण रहेगा, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आपसे हम ये कहें कि एक जगह पर ए वेक्टर लिखा हुआ है और एक जगह पर ए वेक्टर का मोड है, तो अब बताइए कि ये दोनों में सदिश कौन है। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि ये सर सदिश है और ये क्या है, अदिश है। इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा, लेकिन इसके पास केवल परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने आपको क्या समझाया, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश को कैसे पहचानेंगे, अदिश को कैसे पहचानेंगे, और अगर किसी प्लेन में बहुत सारा सदिश दिया हुआ रहे
और तीर के लंबाई से अगर हमें जानना पड़ेगा किस सदिश का परिमाण कम है किसका ज़्यादा है, तो तीर का लेंथ देख लो, एरो का लेंथ देख लो, डायरेक्शन, एरो का जो लेंथ होगा वो वेक्टर का एरो का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये आज के लिए हमारा ये बेसिक क्लास था। आप सभी स्टूडेंट इस बेसिक कंसेप्ट को समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का हम यूज़ कब करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर दिया हुआ रहे तो कैसे जानेंगे कि वह इक्वल वेक्टर है, कैसे हम पहचानेंगे कि वह अपोजिट वेक्टर है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।